तो इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे कि स्मार्ट पीएलएस के मॉडल कैसे डेवलप किए जाते हैं और उनकी एनालिसिस क्या होती है। हमारे लिए ये बहुत लाजिम है कि हम सिर्फ मैकेनिक ना बने कि मॉडल जनरेट कर लिया और उसके बाद उसको अपनी थीसिस में लगा लिया। हमें साइंटिस्ट भी बनना है। साइंटिस्ट का काम ये होता है कि जो मॉडल या जो डेटा उसके पास आ रहा है उसके ऊपर वो तज्जिया निगारी करता है, अपनी एनालिसिस पेश करता है। तो लेट्स बिगिन द सेशन। और हम अब वही जो हमने पिछली वीडियो में यानी जो इसमें हमने रिलायबिलिटी इंप्रूव करना सीखा था उसी डेटा सेट को अब हम स्मार्ट पीएलएस में लेकर जाएंगे और उसका मेजरमेंट मॉडल, स्ट्रक्चरल मॉडल हम बनाकर रन करके देखेंगे कि रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहे हैं। वंस अगेन इस वीडियो में मैं चाहता हूं कि मैं अपने व्यूअर के साथ वो जो रिसर्च क्वेश्चनार परफॉर्मा था वो आपको दिखा दूं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी खासी डेवलप हो जाए कि आज की वीडियो में हम आज क्या काम करने जा रहे हैं। तो ये जो डेटा हम रन करेंगे वो बेसिकली इस टाइटल पे मुश्तमिल करता है, फैक्टर अफेक्टिंग कस्टमर्स बिलीव टुवर्ड्स इस्लामिक बैंकिंग एक्सेप्टेंस। ठीक है, इस्लामिक बैंकिंग एक्सेप्टेंस के ऊपर काम है। और ये इसके लैटिन वेरिएबल्स हैं, जैसे रिलीजियस इन्फ्लुएंस, हर वेरिएबल के पांच पांच क्वेश्चन हैं। ठीक है, सेकंड है सोशल इन्फ्लुएंस, थर्ड है रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, फिर कस्टमर अवेयरनेस, इस्लामिक फाइनेंशियल लिटरेसी, इंडिविजुअल बिलीफ। ये हमारे पास है। मॉडल का जो शक्ल है वो मैं दिखा दूँ। हमें मॉडल जो कंस्ट्रक्ट करना है एमएस वर्ड से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये मिड में आपके पास जो आ रहे होते हैं बेसिकली ये आपके जो वेरिएबल होते हैं वो मीडिएटिंग होते हैं। लेफ्ट साइड पे जितने भी वेरिएबल होते हैं वो इंडिपेंडेंट और राइट साइड पे जितने वेरिएबल होते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं आपके। इस पे आज हमने काम करना है और ये मॉडल हमने बनाना है, देखना है और उसके रिजल्ट वेरीफाई करने हैं। तो हम क्या करने जाएंगे, हम सबसे पहले स्मार्ट प्लेलिस्ट में जाते हैं। क्योंकि इसका डेटा सारा मैं एसपीएसएस में पहले ही कोड कर चुका हूँ तो सिंपल मैं बेसिक लर्नर के लिए तो मैं नहीं कहता कि बिल्कुल स्ट्रेस से सिखाऊं, उसके लिए मैंने पहले वीडियो बनाई हुई। इस वीडियो में थोड़ा सा काम आपका बेसिक से थोड़ा सा आगे का है। यानी आपने क्या करना है, आपके पास एसपीएसएस कोडिंग वो सीखनी तो आप मेरी पहले वीडियो देखेंगे कोडिंग हम एसपीएसएस में कैसे करते हैं। अब कोडेड फाइल मेरे पास यहाँ है। मैं उसको क्या करता हूँ, पहले तो समझ ले मैं एक नया प्रोजेक्ट लेता हूँ और मैं कहता हूँ यूट्यूब वीडियो। ठीक है, यूट्यूब। ठीक है, पीएससी हो गया, चलिए पीएलएस करना था कोई बात नहीं। अब मैं करता हूँ इम्पोर्ट डेटा। डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है मेरे पास। ठीक है, यहाँ डेटा फॉर पीएलएस मैंने उठाया, ओपन किया, इंपोर्ट करूंगा, डेटा मेरे पास आ जाएगा। इंपोर्ट डेटा सारा यहाँ मेरे पास आ जाएगा। ये डेटा मेरे पास आ यहाँ से बैक करूंगा। ठीक है, तो अब सॉरी, ये मुझे कहता है कि मैं अब मॉडल सेलेक्ट करूँ। तो मॉडल आपके पास बेसिकली ऊपर चार आ रहे हैं, पीएलएसएम, सीबीएसएम, प्रोसेस, रिग्रेशन। तो इन तीन में तो मेरा काम है नहीं क्योंकि मुझे मेजरमेंट मॉडल और स्ट्रक्चर मॉडल रन करना है। तो मैं जाऊंगा पीएलएसएम में, यहाँ से इसको मैं यही नाम रख लेता हूँ। ठीक है, सेव कर लेता हूँ, उसको नाम चेंज नहीं करता इसको। अब मेरे पास इस तरह का वाइट विंडो खुलकर आ जाएगा। इसके ऊपर मुझे डायग्राम बनाना है। कौन सा वाला डायग्राम, जो मेरा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये वाला। दिस इज माई कॉन्सेप्चुअल, ये डायग्राम मुझे बना। मैं क्या करता हूँ, दोबारा स्मार्ट प्लेलिस्ट में जाता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ ताकि डायग्राम बनाने में मुझे आसानी हो जाए। यहाँ मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कैसे आप सिलेक्ट एंड ड्रॉप करते हैं। दोबारा बता देता हूँ, जैसे मैंने आर आई के वेरिएबल को सिलेक्ट किया और ड्रॉप कर दिया, माउस से पकड़कर देन एंटर किया, एक वेरिएबल आ गया। ठीक है, और अगर इंडिपेंडेंट है तो उसका मैं मुंह इधर कर दूँ। राइट, थोड़ा सा इसको और मैं छोटा कर देता हूँ कि वेरिएबल मेरे सारे आ जाए। फिर मैं एस आई के ऊपर जाता हूँ, ट्रैक करता हूँ, इंटर करता हूँ, छोटा कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, आरबीसी के ऊपर जाता हूँ, ट्रैक करता हूँ। मॉडल क्या है मेरा, मैं दोबारा देख लेता हूँ। मेरे पास आर आई है, सी ए है, आई पी एल है, एस आई है, आई आर बी सी, आई बी और आई टी बी, आई टी आई बी। ये मुझे रखने हैं मीडिएटिंग में और डिपेंडेंट के अंदर। ठीक है, यहाँ मैंने आरबीसी कर लिया, सीए को भी ले आते हैं फिर हम लोग।
इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। IFL को मैं ले जाता हूँ, इसको भी मैं ले जाकर यहाँ पर ऐसे कर लेता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। फिर मेरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि ये सारे इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है। अब मेरे पास IB है जो कि मीडिएटिंग था मेरा, इसको मैं लाकर सेंटर में रखता हूँ और इसका मुंह कर देता हूँ ऊपर की तरफ, सिलेक्ट करके यहाँ से सिलेक्शन होती है किसका मुंह किस तरफ करना है, यहाँ से आप सिलेक्ट लेंगे और यहाँ से डायरेक्शन आप उसकी सेट कर सकते हैं, इंडिकेशन बेसिकली। मैं इसका मुंह ऊपर कर देता हूँ क्योंकि मेरा ये मीडिएटिंग है। अच्छा, अब आगे ATIB जो है मेरा वो डिपेंडेंट, तो मैं इसको यहाँ लाता हूँ और इंटर कर देता हूँ, दिस इज माई डिपेंडेंट। चूंकि अब मुझे इस पे मीडिएटिंग इम्पैक्ट लगाना है, तो मीडिएटिंग हमारे पास होता है बैरन एंड केनी 1986। तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ बैरन एंड केनी होता क्या है। आपने रेफरेंस डालना पड़ता है कि दैट इज बैरन एंड केनी मॉडल। ये जरा मुझे बैरन 1986 आ रहा है मेरे पास। ठीक है? ये रेफरेंस आपने डालना पड़ता है, अमूमन हम लोग नहीं डालते लेकिन डालना चाहिए, मेडिसिन इन लोगों की जान। बैरन, ठीक है, यहाँ आप आएंगे तो आपके पास मेडिएशन का ये वाला ग्रेड सेल्फ स्टीम हैप्पीनेस इसका डायग्राम बनकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने इनडायरेक्ट इफेक्ट जब आप लिखते हो वहाँ लिखना पड़ता है। खैर, कमिंग टूवर्ड्स द मॉडल अगेन। अब जब मेरा मॉडल के सारे आइटम्स यानी कंस्ट्रक्ट आ गए हैं, तो अब मैं इनको कनेक्ट करना शुरू करूंगा। कनेक्ट के लिए देखिए ऊपर आपके पास काफी सारे बार हैं, उसमें कनेक्ट वाला बार जो है वो हमें यूज करना है। ठीक है, मैं कनेक्ट करता हूँ फिर। जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा तो ये जो पिंक कलर से हो रहे हैं ये ब्लू कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। ये सारे इंडिपेंडेंट थे और ये मीडिएटेड। तो मेरा मॉडल हो गया रेडी क्योंकि अब सारे ब्लू हो चुके। कोई भी इसमें गोल दायरों में अगर पिंक कलर का होगा तो मॉडल आपका कभी भी वो रन नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको यहाँ से तोड़ दूँ, कनेक्शन डिलीट कर दूँ और रन करने की कोशिश करूँ तो ये मुझे मना कर देगा, एरर दे देगा। ठीक है, लाजिम है कि जो इस इंटरफेस के ऊपर वेरिएबल आ गया वो कनेक्ट होना चाहिए। मैं इसको यहाँ से इधर कनेक्ट कर देता हूँ, तो अब सारे मेरे पास ब्लू हो गए, इसका मतलब अब मैं मॉडल रन कर सकता हूँ। तो आज हम 3 अल्गोरिदम रन करेंगे। पहला वाला रन करेंगे टेलर सेम अल्गोरिदम, इसे हम कहते हैं मेजरमेंट मॉडल। बूट स्ट्रैपिंग, इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर मॉडल। पांचवा होता है PLS प्रिडिक्ट, जो क्यू स्क्वायर या ब्लाइंड फोल्डिंग कैलकुलेट करता है, जिसका मतलब ये होता है कि नया डेटा आएगा तो उसको कैसे ट्रीट करेगा, यानी फ्यूचर प्रिडिक्टेबिलिटी उसकी क्या है, यानी डेटा जो मॉडल है वो कितना रोबस्ट है कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इस पर हम तफसीली बात करेंगे जब इसको रन करेंगे। इस वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बेंचमार्क लगाए थे सारे, एक फाइल बनाई है MS Excel की, उसमें किसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए वो सारे बेंचमार्क्स वहाँ मैंने लगा दिए, ताकि आपको आसानी हो जाए देखने में, समझने में, एनालिसिस करने में। खैर, पहले हमें जो रन करना है वो रन करना है हमें स्ट्रक्चर्ड मॉडल, सॉरी मेजरमेंट मॉडल। तो मेजरमेंट मॉडल चलेगा PLS से एल्गोरिथम से, मैं ओके कर लेता हूँ। राइट, अब एक विंडो पॉपअप होगी, मुझे यहाँ कुछ भी चेंज नहीं करना, सब चीज़ें डिफॉल्ट पे हैं। स्टार्ट कैलकुलेशन, मेजरमेंट मॉडल। मे भी हमें इसमें चेंजेस करना पड़े क्योंकि अगर हम लोग अभी लाइव टेस्टिंग कर रहे हैं तो पता चलेगा कितना अच्छा आ रहा है। खैर, मेजरमेंट मॉडल में पाथ कोफिशिएंट चेक नहीं करना होते, हमें ये जो फाइनल रिजल्ट है इसकी जरूरत नहीं। मेजरमेंट मॉडल में हमारे पास जो मेन चीज़ होती है वो होती है बेसिकली कंस्ट्रक्ट, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। ये हमारे लिए एक अहम टेबल है। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी दूसरा अहम टेबल है। तीसरा होता है क्रॉस लोडिंग, जो कि इसमें यही आएगा आपके पास, डिस्क्रिमिनेंट में आएगा इस। तो पहला चेक कर लेते हैं हम लोग टेबल। असूल ये है कि जो रिजल्ट आएंगे वो सारे के सारे ग्रीन होने चाहिए, तो चेक करते हैं। अब इसकी वैलिडिटी के अंदर मसला आ रहा है, RBS की वैलिडिटी। ठीक है, क्योंकि हमने ये देखा था RBS में, ठीक है, कि इसमें आई गेस क्वेश्चन नंबर 4 इसमें निकालेंगे तो उसकी रिलायबिलिटी हो जाएगी पूरी। IB की 0.7 से कम है, लेकिन चलें हम देखते हैं। IB में हमने 3 क्वेश्चन डिलीट करने, वो हम देखेंगे कौन से डिलीट करने हैं। तो ये हमारे पास सारे ग्रीन होने चाहिए, तो मैं इसको पहले ग्रीन करता हूँ फिर आगे चलाते हैं। वो कैसे करूंगा मैं, जब हम क्रॉन बैग अल्फा निकालते हैं तो हम सर्टेन आइटम्स को डिलीट करते हैं। ठीक है, तो रिलायबिलिटी इंप्रूव होती है, इंटरनल कंसिस्टेंसी इंप्रूव होती है। राइट, वही सेम आइटम हमें अपने मेन मॉडल में डालना चाहिए।
मिसाल है, मेरे पास एक वेरिएबल था, उसके 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, मैंने 2 डिलीट किए तो मेरी रिलायबिलिटी 0.7 से बढ़ गई। लेकिन जब मैं फाइनल मॉडलिंग में आया, मैं दोबारा 5 लेकर आ गया। तो ये मेरी गलती है। मैं फिर उन्हीं 3 को रखूंगा जिसपे बेस्ट रिलायबिलिटी मेरे क्रॉनबेक अल्फा यानी एसपीएसएस पे जो कंप्यूट की थी वहाँ हो। ठीक है, वो आपको ड्रॉप करना हो। यहाँ मैंने अभी कुछ भी ड्रॉप नहीं किया, अब मैं ड्रॉप करवाऊंगा। कैसे ड्रॉप करवाऊंगा, क्योंकि मेरे पास मॉडल ये बना हुआ। मैं यहाँ से देखूंगा मैंने कौन कौन से वेरिएबल उसमें कंस्ट्रक्ट के अंदर कौन कौन से आइटम है। तो आईबी में ये ले रहे हैं मेरे पास IB 2 and 5। IB 2 and 5 कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी सब डिलीट कर देता हूँ। 1 1 3 and। ठीक है, ये मैंने कर दिया डिलीट। इसके बाद दूसरा मुझे कौन सा बताते हैं कि RIB में इन्होंने पांचों लिए। CE के अंदर CA 1 2 3 4 मिस किए हैं। आप ये करते हैं, CA का 1 2 3 and 4 इसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अच्छा, आगे इन्होंने आई एफ एल 1 2 3 4 5 पूरे लिए, SI के 1 2 3 4 5 पूरे लिए, RBC के 1 2 3 4 नहीं लिया इसका। RBC के 1 2 3 4 गायब कर दिया। अब मैं रन करके देखता हूँ अपना स्ट्रक्चरल मॉडल। अब सब ग्रीन आना चाहिए आपके पास। असूल तो ये आना भी चाहिए। लेट्स सी। ठीक है, तो अभी सारे मेरे पास ग्रीन हो गए। इनफैक्ट दिस इज फाइन, एक्सेप्टेबल, कोई मसला नहीं है। डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी हम लोग एवी जो है उससे आगे भी मेजर कर लेंगे जब हमारे पास एच टी जाएगा, फॉर्मूला आकर आएगा। राइट, लेकिन फिर भी मैं एक क्रॉस वेरिफिकेशन कर दूं कि कहीं बाकी जो 2 वेरिएबल इस पे कुछ ड्रॉप तो नहीं कर रहे हो। सही। तो अब चूंकि मेरे पास रिजल्ट्स जो हैं कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी के आ गए, तकरीबन वैल्यू मेरी ठीक ही है। एवी में जो रेड कलर ये 2 आ रहे हैं, इसको मैं रेफरेंस कर सकता हूँ फॉर्मूला लाकर और HTML से, क्योंकि एवी भी आपका डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी का ही हिस्सा होता है। खैर, कॉलम बाय कॉलम में बात करूं तो मैं क्रॉनबेक अल्फा के ऊपर एनालिसिस करता हूं, जो मैं अपनी पिछली वीडियो में बता गया था। और मैंने आपको एक किताब भी दिखाई थी जो कि हेयर अडोल 2018 की किताब थी, वो मैंने पिछली वीडियो के लिंक के अंदर भी डाली, तो वहां से आप पेजेस एक्सट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। असूल ये है कि इन तीनों का जो नंबर है वो शुड बी ग्रेटर देन 0.7, विच मीन्स इंटरनल कंसिस्टेंसी अच्छी है। यूजुअली कंपोजिट रिलायबिलिटी या कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी जिसकी हम बात करते आते हैं, तो इसके ऊपर ज्यादा मैं समझता हूँ कि एम्फसाइज होता है, क्योंकि दैट इज मोर रिग्रेस देन द क्रॉनबेक अल्फा। क्रॉनबेक अल्फा लोडिंग के ऊपर इक्वल वेट देता है। हालांकि कंपोजिट रिलायबिलिटी, इसको वेटेड एवरेज रिलायबिलिटी कहा जाता है या निकाली जाती है, कि जिसका जितना ज्यादा लोड होगा उसको, जिसका जितनी ज्यादा लोड होगा उसको इतना ज्यादा ही आप वेट असाइन करेंगे। तो ये बेस्ट समझी जाती है और अच्छी इंटरनल कंसिस्टेंसी के लिए बहुत अच्छी समझी जाती है। AVE दैट इज समथिंग लाइक, ये बताता है कि आपका वेरिएबल ए इंडिपेंडेंट, वेरिएबल बी इंडिपेंडेंट, वो एक दूसरे से कितने अलग है, इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट होना, अलग होना। अलग होगा तभी तो वो आपके मॉडल में अलग इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेगा। यानी अगर मैं आसान अल्फाजों में कहूँ कि इट इज लाइक मल्टी कॉलिनियरिटी, कि दोनों इंडिपेंडेंट आपस में एक्सोजेनस हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, अलग अलग हो, एक ही जात से बिलोंग ना करते हो, उनका हाई कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर हाई कोरिलेशन होगा तो वो मॉडल पे इम्पेक्ट करेगा, लाइक मल्टी कॉलिनियरिटी। ठीक है, इसकी मजीद तादील करता है आपके पास डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। अब देखिए, वहाँ आपके पास कंस्ट्रक्ट लायबिलिटी के अंदर जो नंबर आ रहे थे वो बेसिकली 2 रेट हो रहे थे, लेकिन जब मैं इसको और देखता हूँ सपोर्ट करने के लिए, तो मेरे पास सबसे खतरनाक टेस्ट जो कि मॉडर्न टेस्ट ऑफ रिलायबिलिटी डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी खिलाया जाता है, विच इज STMT, हेट्रोट्रेड और मोनोट्रेड। ये मैट्रिक्स जो है, दिस इज मॉडर्न मैट्रिक्स, और ये डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी के लिए दुनिया जहां में सिक्का राजुल वक्त ये खराब आ गया, तो इसका मतलब आपकी डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी ठीक नहीं। ऑफ कोर्स हमारे पास एक और पुरानी टेक्निक थी जिसे हम फॉरनर फॉरनर लाकर क्राइटेरिया कहते हैं, FLC। तो उसमें हम समझते हैं कि उसमें भी डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है, लेकिन पहले हम इस टेबल को समझते हैं कि इसको हम कैसे एनालाइज करते हैं। अच्छा, इसको एनालाइज करने का बहुत आसान सा तरीका है कि जितनी भी वैल्यूज आपके पास इस मैट्रिक्स में आ रही हैं वो 0.90 से बड़ी नहीं होना चाहिए। ये सारे बेंचमार्क आपको पिछली वीडियो में मिल जाएंगे मेरे। और
शुड बी लाइक अगर इन बिटवीन 0.85 और 90 तो वो सस्पिशियस पर एक्सेप्टेबल होती है, समझी जाती है, एक्सेप्ट कर सकते हैं उसको आप। लेकिन फाइन, गुड टू गो। अगर कोई भी वैल्यू इस मैट्रिक्स में अभी 0.85 से ज़्यादा होती तो वो काले कलर में दिखती, और अगर 0.90 से ज़्यादा होती तो वो रेड कलर में यहाँ शो हो जाती। तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होती है, और उसके एनालिसिस आप ऐसे करते हैं कि जब तमाम वैल्यू आपकी 0.90 से छोटी होंगी तो आप अपनी थीसिस में ये लिखते हैं कि देयर इज द डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। यानी आप अपने स्ट्रक्चर मॉडल से पहले अपने डेटा की वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी चेक करते हैं, उसमें वैलिडिटी का पार्ट होता है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, जहां आप ये साबित कर देते हैं कि हमारे दोनों तीनों चारों पांचों इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में अलग अलग है, दो हों या दो से ज्यादा हों वो सब आपस में अलग अलग, इसमें कोई रिलेशनशिप उनका आपस में नहीं बनता। ठीक है। तो देखें डिपेंडेंट वेरिएबल का हमेशा वैल्यू जीरो होती है, सिर्फ ये इंडिपेंडेंट को टच दे रहा होता है। तो दिस इज वेरी इजी, नॉट अ डिफिकल्ट जॉब। आई डू अंडरस्टैंड दैट कि इसमें कोई मसले वाली बात एज सच नहीं है। ठीक है। तो अब आप आगे बढ़ जाएं। आई गेस इसमें चलेगा, इंडिपेंडेंट नहीं है, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लूंगा। लेकिन ये सिर्फ पार्ट है आपके पास डिस्क्रिमिनेबिलिटी का, जिसमें आपके तमाम वेरिएबल आपस में एक्सक्लूसिव होते हैं, अलग होते हैं, हाईली कोरिलेटेड नहीं होते वेरिएबल। सिमिलरली फॉर्नर लॉ का हम एनालिसिस ऐसे करते हैं कि हर कॉलम की पहली वैल्यू यानी जो लेटर बनकर आ रहा है, डायगोनल जो बनकर आ रहा है, वो हायर होना चाहिए, वो हायर होना चाहिए ये। ठीक है। इफ दिस इज हायर दैट मींस डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी डज एग्जिस्ट। यही आप थीसिस में लिखते हैं कि वी हैव सीन दैट एवरी वैल्यू इन ईच कॉलम, every first value in each column is higher, which indicates के discriminant validity exists करती है। तो this is the discriminant validity। पहला वाला था reliability, this is the reliability। ठीक है। this is part of validity, this is pure discriminant validity, this is also part of discriminant validity। and at the end जिस तरह से लेटर आपके पास इसमें फॉर्नर लार्कर में बन रहा है, इसी तरह से लेटर क्रॉस लोडिंग में बनता है कि हर वेरिएबल की जो जो बेसिकली वैल्यूज हैं यानी लोडिंग जो है वो उसमें सबसे बड़ी होनी चाहिए। यानी अगर आप देखें ATTT और यहाँ कॉलम देखें, उसमें ये वाली वैल्यूज पड़ी है। अब CI देखें, ठीक है, और इसका कॉलम है सेकंड, तो ये वाली वैल्यूज ऊपर की वैल्यूज और नीचे की वैल्यूज में सबसे बड़ी होंगी। इसी तरह से आप BI देखें, ये दो वैल्यूज ऊपर की वैल्यूज से और नीचे की वैल्यूज सबसे बड़ी होंगी, इनफैक्ट और राइट और लेफ्ट की वैल्यूज से भी सबसे बड़ी होंगी। तो ये इस तरह से चलता है, लेडर टाइप का बनता है। ठीक है। इधर भी आ जाए तो ये आपके पास डायगोनल लेडर टाइप का बनेगा, डायगोनल का या लेडर। ये आपके पास बताता है कि डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी आपके मॉडल में है, विच इज गुड, जो होना चाहिए। ठीक है। ये अब हमने साबित कर लिया कि मेजरमेंट मॉडल तो हमारा अच्छा है। व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर मॉडल? तो पहला काम हम ये करते हैं, यहाँ एक्सेल से इसका जो मेजरमेंट मॉडल है इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ मैं आता हूँ डेस्कटॉप पे, फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ भाई मेजरमेंट। अच्छा, देखने का क्या तरीका होता है वो भी मैं बता देता हूँ। वहाँ आपके पास इनफैक्ट एक्सेल की शीट डाउनलोड होगी, उस शीट के अंदर आप जाते हैं और आप जब चेक करते हैं ना, ये आ गया, यहाँ आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें बनी हुई। अगर मैं इस पर सिलेक्ट करूंगा शो, तो ये मुझे उस टेबल पे फेंक देगा। फाइनल रिजल्ट्स मुझे मेजरमेंट मॉडल में नहीं चाहिए होते, मुझे चाहिए होता है क्वालिटी क्राइटेरिया, जिसमें हम देखते हैं नंबर वन दिस कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी में क्रॉस लोडिंग आपके पास आता है। अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ देखें, इसमें वैलिडिटी आ गई, ये आ गया क्रॉस लोडिंग। वन मॉडल इज डन। अब हम सेकंड मॉडल पे जाते हैं, इसको बैक कर लेते हैं, कैलकुलेट में जाते हैं, ये बूट स्टेपिंग का मॉडल हम रन करेंगे। अच्छा, बूट स्टेपिंग क्या होता है? बेसिकली ये आपका मेन मॉडल होता है जिसे हम कहते हैं पाथ कोएफिशिएंट एनालिसिस। क्या मतलब? मतलब ये कि जो लिटरेचर रिव्यू में आपने अपने हाइपोथेसिस लिखे थे उनको साबित करना है कि वो एक्सेप्ट होते हैं या रिजेक्ट होते हैं। तो उनकी प्रूवन के लिए आप जो है बूट स्टेपिंग का टूल यूज करते हैं, जो कि आपको रिग्रेशन या मीडिएशन जो है वो यहाँ बताता है। चलें अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास आता क्या है।
बूटस्ट्रैपिंग रन किया, 5000 आइटरेशन के ऊपर करेगा, ओके कर लूँ, स्टार्ट कर लूँ, कैलकुलेट कर लूँ, डन। 15-20 सेकंड लेते हैं, ज्यादा नहीं, कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। अब पहले वाले में हमने जो है क्वालिटी क्राइटेरिया देखा था, लेकिन इसमें अब हम फाइनल रिजल्ट देखते हैं। तो पहला वाला मैं देखता हूँ पाथ कोफिशिएंट, जो कि मेरा मेन मॉडल होता है जिसे हम रिजल्ट्स कहते हैं, वो रिजल्ट होते हैं मेरे पाथ कोफिशिएंट। ये आ गया में। अब आप देखें, मेरे पास सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं और पॉजिटिव है। आप गौर कीजिएगा, आप अमूमन लिखते हैं अपने हाइपोथेसिस में, मैं एक जरा लिख कर दिखाऊं आपको तो शायद ज्यादा क्लियर हो। मैं लिखता हूँ अपने हाइपोथेसिस में, देयर इज सिग्निफिकेंट एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ए ऑन बी। ठीक है। सिग्निफिकेंट के लिए मैं देखता हूँ कॉलम नंबर आखिरी वाला, इसके लिए मैं देखता हूँ लास्ट कॉलम पी वैल्यूज। ठीक है। कि सिग्निफिकेंट है या नहीं, अगर सिग्निफिकेंट होगा तो वो वैल्यू क्या होगी, 0.05 से कम होगी। इफ द वैल्यू इज लेस देन 0.05 तो मैं कहता हूँ यस देयर इज अ सिग्निफिकेंट। बट वो रिलेशनशिप की डायरेक्शन मुझे देखनी होगी, पॉजिटिव है या नहीं। तो उसके लिए मैं कॉलम देखूंगा नया पहला वाला, ओरिजिनल सैंपल का। ठीक है। कॉलम फर्स्ट, कॉलम वन, ओरिजिनल सैंपल। ठीक है। क्या करता है ये मुझे बताएगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एंड सिग्निफिकेंट। तो साइन सारे पॉजिटिव थे और ये सारी वैल्यू 0.05 से कम है, इसीलिए ग्रीन भी हो रही है। ठीक है। तो दैट मीन्स देयर इज अ पॉजिटिव एंड सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड आई बी, सी ए एंड आई बी, जो कि आपका मीडिएटिंग था। दिस वाज योर मीडिएटिंग, दिस वाज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिमिलरली आप आ जाएं, ये कहता है आई बी एंड आई टी बी का इम्पैक्ट था, क्या था भाई, ठीक है, सिग्निफिकेंट एंड पॉजिटिव, यानी आई बी आपका मीडिएटिंग था, आई ए टी आई बी जो था वो डिपेंडेंट था। राइट। तो मीडिएशन इफेक्ट तो मुझे नजर आ रहे हैं इसके अंदर कि यहाँ होंगे। अच्छा, अब एनालिसिस क्या करते हैं, हमारे पास जो कॉफिशिएंट होते हैं बेसिकली ये बताते हैं इंटेंसिटी। कोरिलेशन और रिग्रेशन में जो मेजर फर्क है वो यही है, कोरिलेशन को मूवमेंट बताता है, रिग्रेशन इंटेंसिटी बताता है कि ए फैक्टर का बी के ऊपर किस इंटेंसिटी के साथ इम्पैक्ट होता है। यानी अगर ए इंडिपेंडेंट में चेंज होता है तो डिपेंडेंट में कितना चेंज आता है। ठीक है। ये बताता है हमें कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट की मिसाल है, जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना पावरफुल आपका वो वेरिएबल होगा। कौन सा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप गौर करें, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है ये वाली, विच मीन्स कि अगर मैं एक यूनिट, इफ आई चेंज वन यूनिट इन इंडिपेंडेंट, ठीक है, इफ आई चेंज वन यूनिट इन इंडिपेंडेंट, तो कितना यूनिट चेंज आएगा, कितना यूनिट चेंज आएगा डिपेंडेंट में, तो इट विल बी 0.712। ठीक है। ये होती है इसकी एनालिसिस, ये एनालिसिस होती है कोएफिशिएंट्स की। यहाँ ओरिजिनल सैंपल के नाम से लिखते हैं, लेकिन रिग्रेशन के टेबल में कोएफिशिएंट होता है। ठीक है। तो जरा मैं लिख दूं यहाँ इसके एनालिसिस, if I change one unit in independent variable, then कितना चेंज आएगा, 0.712 यूनिट will be changed in the dependent variable। तो ये होता है इंटेंसिटी। अच्छा, अब इसमें मसला क्या आता है, मसला आता है फॉल्सिफिकेशन एरर का। मुराद कहने की ये है कि अगर यहाँ साइन नेगेटिव होता और सिग्निफिकेंट होता तो अब ये मेरा मॉडल पूरा सस्पिशियस हो जाता, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। ठीक है। तो विद द लॉजिक और इकोनॉमिकल जस्टिफिकेशन होती है हर एनालिसिस के पीछे, यहाँ भी आपको इकोनॉमिकल जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे मैं दोबारा क्वेश्चन आंसर से रिव्यू करता हूँ और यहाँ जाता हूँ। मैं यहाँ देखता हूँ इंडिविजुअल बिलीफ एक है मेरे पास, ठीक है, इस्लामिक फाइनेंशियल लिटरेसी। तो अब मुझे समझ में आ गया, जो मेरे रिजल्ट बता रहे हैं वो कहते हैं कि इस्लामिक फाइनेंशियल लिटरेसी आईएफएल का इम्पैक्ट होता है इंडिविजुअल बिलीफ मेरे डिपेंडेंट के ऊपर। बनता भी है कि अगर वो फाइनेंशियली लिटरेट होगा तो वो इंडिविजुअल बिलीव, उसका बिलीव भी पक्का है। तो दिस इज आपने जस्टिफाई करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर उसको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो उसका बिलीव पक्का होगा। तो ये फॉल्सिफिकेशन के साथ यू कैन नॉट गो एट ऑल। तो यह आपने देखना पड़ता है हमेशा कि कोई भी वैल्यू नेगेटिव और सिग्निफिकेंट अगर हो रही तो आप उसको एक मरतबा देखें कि रिलेशनशिप बनता भी नहीं बनता। मिसाल के तौर पे एग्जांपल देकर समझाता हूँ। ठीक है। मिसाल के तौर पे यही हम एग्जांपल लेकर चलते हैं कि मेरा इंडिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट था मेरा,
डिपेंडेंट, फॉर इंस्टेंस एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। और डिपेंडेंट वेरिएबल था एम्प्लॉय टर्नओवर, डिपेंडेंट था एम्प्लॉय एम्प्लॉय टर्नओवर, नॉट एम्प्लॉय। ठीक है। द पॉइंट इज दैट कि अगर सेम इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम जाएं और इसको हम रन कर लें और आपके पास यही वैल्यू आए 0.712 और सिग्निफिकेंट हो, पॉजिटिव हो और सिग्निफिकेंट हो, तो क्या वो सही होगा? वो सही नहीं होगा। क्योंकि अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा तो वो टर्नओवर मतलब वो भागेगा, जॉब क्यों स्विच करेगा, छोड़ेगा। वो फिर नेगेटिव एंड सिग्निफिकेंट होना चाहिए। आपने फिर किसके साथ जाना पड़ेगा? लॉजिक के साथ। लेकिन अगर इन दैट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इसी कॉन्टेक्स्ट में इस्लामिक फाइनेंशियल लिटरेसी आपके पास नेगेटिव होगा और सिग्निफिकेंट होगा, तो ये अब गलत हो जाएगा। दैट विल बी अगेंस्ट ऑफ लॉजिक। इसमें आपने ये बड़ा अहम मुकाम होता है जहाँ जोर देना पड़ता है, समझना पड़ता है अच्छे तरीके से कि मेरे रिजल्ट सारे अलाइन विद द लॉजिक्स हैं या नहीं। अगर अलाइन ऑफ द लॉजिक नहीं है तो दैट विल बी कॉल्ड द फॉल्सिफिकेशन एरर इन द रिग्रेशन एनालिसिस, राइट। वो कैसे पकड़ते हैं आप? कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर लास्ट, ठीक है, इन दो कॉलम से पता चलता है, सिग्निफिकेंट एंड पॉजिटिव, सिग्निफिकेंट एंड नेगेटिव, जो भी हो। खैर, तो टी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये थोड़ा सा मैं बता दूं। जो मेरा ओरिजिनल सैंपल है इसको मैं स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड कर दूंगा। लेट मी शो यू कि होता क्या है। ठीक है, मैं एक नई शीट लेता हूँ। ये मेरे पास ठीक है, ये ओरिजिनल सैंपल आ गया, स्टैंडर्ड एरर, टी वैल्यू। समझ लें टी वैल्यूज मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो टी वैल्यूज मेरे पास कैलकुलेट हो जाएंगी। टी वैल्यूज कैलकुलेट होकर आ गई। ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ये आपको बस आ गई। ठीक है, आई गेस ये ये इससे डिवाइड कर। खैर, अगर इससे भी करें तो कोई मसले वाली नहीं है, सैंपल मीन से तो आपके पास टी वैल्यूज आ गए। उस कॉन्टेक्स्ट में भी वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा और पॉजिटिव होगा। तो टी वैल्यू के लिए क्या करना पड़ता है आपने? सपोज कर लें कोफिशिएंट है, इसको हम स्टैंडर्ड एरर से एस टी डी से डिवाइड कर लें तो आपके पास टी वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। फिर टी के वैल्यू से आप पी वैल्यू उसके टी टेबल से जाकर या जी टेबल से जाकर कैलकुलेट कर लेते हैं। टी टेबल इसमें लिखते हैं लेकिन होता जी टेबल है। तो ये बड़ा इजी है, लेकिन इसमें पहला कॉलम आपके पास अहम होता है जिसपे आपने साइन देखना पड़ते हैं आपके वाले से, सिग्निफिकेंट यानी कि पी वैल्यू वाले जो कॉलम है उससे देखना पड़ता है कि सिग्निफिकेंट है या नहीं। ठीक है, तो ये मेरे पास कौन सा मॉडल हो गया? कौन सा मॉडल हो गया मेरे पास? ये स्ट्रक्चर मॉडल, उसका एक हिस्सा। अब बैरन एंड कैनी भी तो देखना है, जो हमने यहाँ देखा बैरन एंड कैनी की मीडिएशन, वो मैं कहाँ से देखूंगा? स्मार्ट पीएलएस में। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इफेक्ट को मैं क्लिक करूंगा। ये जो रिजल्ट है मेरे, ये बैरन एंड कैनी वाले, ए का बी पे और बी का सी के साथ इम्पैक्ट पॉजिटिव एंड सिग्निफिकेंट सारे। ठीक है, अगर मॉडरेशन मेरे मॉडल में होता तो उसके रिजल्ट कहाँ मुझे मिलते भाई? इसके आपको पाथ कोफिशिएंट के आखिरी वाली जगह पे मिलने होते मॉडरेशन के रिजल्ट। ठीक है, तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बड़े इजी है। और कहते हैं तो मॉडरेशन में आपको करके दिखा देता हूँ, लेकिन मॉडरेशन की वजह से शायद रिजल्ट हिल जाए। लेट्स डू इट, देखते हैं। यहाँ में इसका जो पहला वेरिएबल है जेंडर, नहीं नहीं नहीं, जेंडर को मैं लिखाता हूँ। चलिए मैं इसका रिलेशन खत्म करता हूँ ताकि क्वेश्चन छूटे। जेंडर को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं एज अ मॉडरेशन लेकर आता हूँ। मॉडरेशन वैसे इस वीडियो का हिस्सा नहीं था, चलिए कर ले। मॉडरेशन को मैं करता हूँ यहाँ से, यहाँ आपके पास देखें बार बने हुए आ रहे हैं जहाँ मॉडरेटिंग इफेक्ट आ रहा है, इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको इन दोनों एरोज के दरमियान कर दूंगा कनेक्ट किया। सिमिलरली स्ट्रक्चर मॉडल रन करूंगा दोबारा कोड स्टेपिंग से। ठीक है, कैलकुलेट करूंगा। अब इसके बाद कोफिशिएंट के अंदर आपका रिजल्ट नजर आना चाहिए। असूल तो ये है। ठीक है, स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है बैरन एंड कैनी, यानी मीडिएशन इफेक्ट अगर मुझे देखते हैं। ठीक है, लेकिन मॉडरेशन देखते हैं तो वो पाथ कोफिशिएंट मुझे नजर आए। मीन वाली कैलकुलेट कर ली तो मैं आपको दिखा भी दूँ। हो गया कैलकुलेट। पाथ कोफिशिएंट में जाऊंगा, सबसे आखिरी में पड़ा होगा, ये सबसे आखिरी इंटरैक्शन का इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव एंड इनसिग्निफिकेंट, ऊपर भी आपके पास डिपेंडेंट के साथ। ठीक है, तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ मॉडरेशन। अब जब मैं स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इफेक्ट के अंदर जाऊंगा, स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इफेक्ट के अंदर आ गया, तो यहाँ से मुझे मीडिएशन मिलेगा मॉडरेशन का कुछ भी,
नहीं मिलेगा। दिस इज कॉल्ड द बैरन कैनी मीडिएशन, जो आप लिखते भी हैं। एट दी एंड सुबेल टेस्ट के साथ उसको आप कंफर्म करते हैं मीडिएशन है या नहीं। बट सुबेल टेस्ट इस वीडियो का हिस्सा नहीं है। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमें स्मार्ट प्लेस में कौन कौन से रन करना पड़ता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक्सेल इसका जैसे मैंने पहले एक्सपोर्ट किया दोबारा एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। इस बार मैं एक्सेल का नाम लिखूंगा स्ट्रक्चरल। ठीक है, ये मेरे पास आ आखिरी मेरे पास मॉडल होता है प्रिडिक्टिव रेलेवेंस। और वो मॉडल बताता है कि मेरे मॉडल में कितना दम है। ये बड़ा जबरदस्त होता है ब्लाइंड फोल्डिंग का मॉडल, आउटस्टैंडिंग। ये मैं मेरे मशीन लर्निंग के तो खैर पूरा वो है जो मैं करता भी हूँ, प्रोफेशनली भी करता हूँ इसमें। बड़ा मजे का होता है। वो आपको बताते हैं कि डेटा अगर मैं इसमें नया लेकर आऊंगा तो ये मॉडल जो है जिसमें आपके पास सिग्निफिकेंट आ रहे थे, नहीं ऐसा तो नहीं वो इनसिग्निफिकेंट थे, अभी सारे सिग्निफिकेंट थे। नया डेटा इंक्लूजन की वजह से ऐसा तो नहीं वो इनसिग्निफिकेंट हो जाए। कितना स्ट्रांग मेरा डेटा है, कितनी अच्छी उसकी ट्रीटमेंट है, नॉट डेटा, कितना स्ट्रांग मेरा मॉडल है, कितनी रॉबस्टनेस है, कितनी जान है मॉडल, तो वो प्रिडिक्टिव रेलेवेंस से बना। मैं अगेन कैलकुलेट में जाता हूँ और यहाँ पांचवा ऑप्शन मेरे पास है। याद रखिएगा पांचवा, और पांचवे का आगे तीसरा होगा। जब मैं इसको ओके करता हूँ, ये अब मेरे पास 10 फोल्ड्स के ऊपर रन कर देगा। हम वैसे तो क्रॉस लोडिंग क्रॉस क्रॉस वैलिडेशन कहते हैं इसको। ठीक है, तो अभी क्रॉस वैलिडेशन के ऊपर आपके पास आता है PLS, प्रिडिक्ट एलवी समरी। ये मुझे बताएगा चूज फॉर पहला कॉलम। यहाँ इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी होना चाहिए अमूमन तो कहते हैं, लेकिन 0.30 पे भी लिखा जाता है। ये कंफर्म करने के लिए आपने खुद इसका रेफरेंस देखना पड़ेगा। मैंने दोनों पढ़ी है। वैसे ज्यादा प्रेफरेंस 0.30 होती है। लेट्स सी क्या होता है। वैल्यूज इसके क्यू स्क्वायर के पहले कॉलम की 0.30 से ऊपर आ रही है। ये आपने ये खुद भी वेरीफाई करना है और मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में वहाँ पे बताना है। इसका मतलब मॉडल में बड़ा दम है, मॉडल बहुत अच्छा है, प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। मीन्स मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इसमें नया डेटा इंक्लूड करेंगे तो मॉडल आपका खराब नहीं होगा। इस तीसरे को भी मैं सेव कर लेता हूँ। किस नाम से सेव करूंगा भाई, इसको मैं कहता हूँ क्यू स्क्वायर। ठीक है, प्रिडिक्टिव रेलेवेंस कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये मैं पास करता हूँ। एनालिसिस इसकी यही है कि आपने क्रॉस लोडिंग बाय फोल्डिंग का बताना पड़ता है कि ये मैं नया डेटा इंक्लूड करता हूँ तो कितना इम्पैक्ट आता है। ठीक है, चलें इस वीडियो को हम वाइंड अप करते हैं। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में करें, मैं एक और वीडियो बना दूंगा और अच्छी कोशिश करूंगा कि और अच्छा समझाऊँ। थैंक यू सो मच। मैं रिकॉर्डिंग रोकता हूँ। तशक्कुर, अल्लाह हाफिज़।